शुभ संध्या सभी को। आज की जो हमारी स्पीकर थी डॉक्टर डॉक्टर मीरा जोसेफ, वो किसी कारण उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस कारण से वह अनुपस्थित हैं। इसलिए हमारे आज का वेबिनार आगे का संचालन सहानी सर करेंगे। सर आप धन्यवाद डॉक्टर वैष्णवी। अ, जैसा कि आप जानते हैं, इंटरनेशनल फोरम में हम लोग प्रतिदिन एक नए स्पीकर बुलाते हैं। आज के जो हम लोग के स्पीकर थी मीरा जोसेफ, वो इंग्लिश सेशन में लेक्चर दे चुकी हैं और इस सेशन के लिए भी उन्होंने अपना सहमति दी थी। तो अभी सुबह उनका तबीयत खराब हो गया था, हॉस्पिटलाइज हुई थी और उसके बाद में उन्होंने फिर मेरे को कहा कि मैं ज्वाइन करने का कोशिश करूंगा, लेकिन अभी थोड़ा देरी पहले फ़ोन आया कि अब मैं ज्वाइन नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे बोलने में तकलीफ हो रही है। तो एनीवे हम लोग उनको फिर सुनेंगे। उनका टॉपिक जो था वह है जो फूड आइटम्स होते हैं ना, खाने के सामान पदार्थों पर आजकल लेबल, सभी चीज़ पर लेबल लग करके बिक रहा है। इवन चावल दाल सारे चीज़ जो बिक रहे हैं मार्केट में, सब कोई ना कोई कंपनी के लेबल लग करके बिक रहे हैं। अब इस लेबल के पीछे में और उस अंदर में जो कंटेंट होता है, इसी के विषय पर उनकी उनकी ये चर्चा होने लगा। क्योंकि डॉक्टर मीरा जोसेफ, डॉक्टर मैं नहीं कहूँगा क्योंकि वह एक डाइटिशियन है, तो डाइटिशियन मीरा जोसेफ जी का जो मुख्य उद्देश्य था इस सेमिनार में लेक्चर प्रेजेंट करने का, वह था कि इस लेबल के और जो है ऊपर में दिया गया जो लेबल है और भीतर का जो कंटेंट है उसके अंदर में क्या रिलेशनशिप है। ऐसे ग्राहक कंज्यूमर्स, एज ए कंज्यूमर्स और एज ए फिजिशियंस, हम चिकित्सकों को क्या समझना चाहिए, कैसे इसे देखना चाहिए, इस बात पर आंख खोलने वाली बात उन्होंने कहा कि आई ओपनर, उनका टॉपिक था आई ओपनर टू द लेवल ऑफ द फूड कंटेंट्स, है ना। लेबल अब जैसे, और ये दवा के साथ भी होता है। आपको जो ब्रांडेड दवा होते हैं और जेनेरिक मेडिसिन होते हैं, तो जेनेरिक मेडिसिन क्या है कि ओरिजिनल नाम से बिकते हैं और ब्रांडेड मेडिसिन हैं वो कुछ दूसरे नाम से बिकते हैं। तो उसी तरह से खाद्य पदार्थ भी कुछ जेनेरिक नेम होते हैं। जैसे अगर हम आटा की बात करें तो आटा तो ठीक है, लेकिन आटा को अगर हम किसी ब्रांड नेम से जाने तो लोग अलग रूप से जानने लगते हैं। अब दूध को ले लें, दूध हम लोग पैकेट में दूध लेते हैं और जानते हैं कि दूध दूध होता है, लेकिन अगर एक छोटे से बच्चे से पूछिएगा दूध कहाँ से आता है तो कहेगा दूध आता है मदर डेयरी से, या इधर बिहार के रहने वाले हैं कहेंगे सुधा डेयरी से आता है। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है जिसको कि हम लोगों को समझने का कोशिश करना चाहिए। दूसरी बात आती है कि जो कंटेंट्स होते हैं, कंटेंट्स का और फूड आइटम्स का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर में न्यूट्रिशन होना चाहिए। उसके अंदर में न्यूट्रिशन, उसके अंदर में कितना पोषण तत्व है और पोषण तत्व क्या वास्तव में जो लिखे हुए कंटेंट है उसका उसके अनुरूप होते हैं, उसके अनुकूल होते हैं कि नहीं, इस बात को इस बात की चर्चा होनी चाहिए। तो ये आमतौर पर हम लोग नहीं सोचते हैं। एज ए कंज्यूमर बाजार जाते हैं, जो आंख में अच्छा लगता है, जो एडवर्टीजमेंट्स जिसको देखते हैं जिसका बहुत ज़्यादा होता है, और उसको हम लोग परचेज कर लिया करते हैं और बाद में खाते हैं। खाने में भी, स्वाद में भी बहुत अच्छा लगता है और स्वाद का जो ये रिलेशनशिप है आपके डाइजेशन से, आपके हेल्थ से, वह मैच नहीं करता है। क्योंकि स्वाद जो है सो कई एक तरह से बनता है। हमारा जो टेस्ट बर्ड होता है ना, टेस्ट बर्ड को डिसाइड करने के लिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं। जैसे एक होता है कि आपका इंटरनल टेस्ट, यानी कि जो आपका आंतरिक स्वाद है, आंतरिक भीतर की स्वाद है, उसको मैच करता है। दूसरा टेस्ट होता है एक आपको जो लोगों के द्वारा लुभावना चर्चा किया। जैसे आप अगर किसी भोज में खाना खा रहे हैं तो कोई आदमी कहेगा अरे इस भोज का जो ये व्यंजन है बहुत बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही स्वादिष्ट है। या किसी प्रदेश का कहा जाता है यहाँ के रसगुल्ले बहुत अच्छे होते हैं, किसी जगह के ये अच्छे होते हैं। दैट इज ब्रांडिंग, ब्रांडिंग ऑफ द लोकेशंस। और ये ब्रांडिंग के कारण
लोग आकर्षित होते हैं और वहां पर एक टेस्ट डेवलप होता है जिससे कि लोगों को अच्छा लगने लगता है। लेकिन वास्तव में इंडिविजुअलिटी, हम होम्योपैथ चिकित्सक हैं, इस बात से अच्छी तरह से सहमत हैं कि हर एक भोजन भोजन जो है खाने वाला और आकर्षक लगने वाला चीज, वह हमारे शरीर के अनुकूल नहीं हो सकता है ना। सभी चीज को अनुकूल नहीं होता है। जो आपको अच्छा लगता है मुझे अच्छा नहीं लगता है, जो आपको पचता है वह मुझे नहीं पचता है। ये बहुत ही कॉमन फेनोमेना है। और इसीलिए हम इंडिविजुअलाइजेशन के दौरान जब हम रोगियों का अध्ययन करते हैं, रोगियों का केस टेकिंग करते हैं, तो उसके खान पान की बात पूछते हैं। और खान पान की बात पूछने पर हम लोग पूछते हैं उनसे कि आपको क्या खाना अच्छा लगता है। तो अब देखिए पेशेंट का जवाब भी बड़ा विचित्र होता है। विचित्र मतलब कि अलग अलग होते हैं। डॉक्टर साहब मैं तो जो घर में बनता है वो खा लेता हूँ। या कहेगा डॉक्टर साहब मुझे तो मीठा बहुत अच्छा लगता है, या मीठा नहीं अच्छा लगता है। जब आप उसमें इन्वेस्टिगेट कीजिएगा, केस टेकिंग में इन्वेस्टिगेट करिएगा, तो वास्तव में पता चलेगा मीठा तो उसे वास्तव में मीठा तो स्वादिष्ट है ही, लेकिन क्यों स्वादिष्ट है इसके पीछे में रीजन भी है, कारण भी है। क्या? क्योंकि उसकी परंपरा है, वो उस परंपरा में जी रहा है, और उस परंपरा में उसको मीठा ही उसका भोजन है, इसलिए उसका स्वाद बन गया है। उसका एकस्टम, इसको हम लोग कहते हैं एकस्टम टेस्ट। एकस्टम मतलब कि जिसे परिचित हो गए, जिसे आप भली भांति निभा पा रहे हैं, उसको एकस्टम टेस्ट कहा जाता है। तो इस एकस्टम टेस्ट को हम लोग को देखना चाहिए। और ये जो ब्रांडिंग की बात आती है, और फूड आइटम्स पर जो कंटेंट लिखे रहते हैं, उसके अंदर में भी बहुत बहुत बड़ा घोटाला, या आप कहें कि घोटाला शब्द अच्छा नहीं कहा होगा मेरे लिए कहना, लेकिन उसके अंदर में भी बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती है। कंटेंट में दो दो बात आता है, उसका क्वांटिटी। अगर लिखा है 450 ग्राम्स, तो 450 ग्राम्स क्या वह उसके अंदर का कंटेंट है, या कि उसका रैपर को लेकर के है, जिस पैकेट में बंद है उसको लेकर के है। एक कंटेंट के बाद में ये आता है। दूसरा कि उसके अंदर में जो वह जो कंटेंट है, वो क्या वास्तव में जो रिप्रेजेंट करता है शुद्धता का, वह उसका टेस्ट कहाँ से हुआ, उसका किस बैच का है ना। ये सारी बातों का जिक्र प्रॉपर ढंग से नहीं होता है। हम लोग उसको ले जाते हैं, उसके बाद में किसी को वो सूट करता है, किसी को नहीं सूट करता है, और लोग अलग अलग अपने जीवन में इसको एडजस्ट करते हैं, बीमारी होते हैं। आज बहुत सारी चीज को हम लोग इस ब्रांडिंग के कारण, क्योंकि ब्रांडिंग जो है तो है पॉपुलरिटी से आता है। पॉपुलरिटी मतलब कि इस ब्रांड का जो खाना है, तो इस होटल का खाना जो है तो बहुत अच्छा होता है, ये ब्रांडिंग है। लोग वहां पर दौड़ते हैं, चाहे अच्छा लगे चाहे नहीं अच्छा लगे, जा करके खाने के लिए लाइन लगाते हैं। इसी तरह से बाजार में भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि किसी ब्रांड का खाना, किसी ब्रांड का कपड़ा, उसके लिए होड़ लगता है, और लोग उसका नकल भी करने लगते हैं। जो ब्रांडिंग के पीछे में एक और बात होता है, कोई भी चीज बहुत पॉपुलर हो जाता है, तो पॉपुलर हो जाने के बाद में उसका नकल करने वाले लोग भी बहुत सारे पैदा हो जाते हैं, और वो नकल करने वाले लोग उसका डुप्लीकेट बना करके भी बेचना शुरू करते हैं। ये सब बहुत सारे बातें जो है तो हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। और एक चिकित्सक होने के नाते इस बात पर हम लोगों का बहुत ज्यादा ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि हम एक केवल दवा ही मेरा देने का काम नहीं है, दवा ही सिलेक्शन करना हमारा ड्यूटी नहीं है। डॉक्टर हनीमैन और हम लोग को एज ए फिजिशियन, होम्योपैथ और फिजिशियंस के अंदर में क्या रिलेशनशिप है, इस बात को भी समझना पड़ेगा। होम्योपैथिक, हम लोग होम्योपैथिक प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं, और ये जो फिजिशियन है एज ए टोटल टोटल हेल्थ को देख रहे हैं। तो आप होम्योपैथिक प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए टोटल हेल्थ की बात जो करते हैं, वही आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ना। तो ये चीज को हम लोगों को समझने का कोशिश करना चाहिए। और मैं इस पर चर्चा विशेष नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने आज के स्पीकर के लिए मैंने आमंत्रित किया था डॉक्टर मनीष आजाद जी को। शायद वो आ रहे हैं, आने वाले हैं। मनीष जी ज्वाइन कर चुके हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि बहुत ही आम मौके पर वो हम लोगों के इस सेशन में हम लोगों के आए हैं। डॉक्टर मनीष, यू आर द कोहोस्ट नाउ। तो मैं मनीष आजाद जी का
आमंत्रित करता हूँ, लेकिन इस विषय को जो मैंने दो शब्दों में, कुछ बातों में ही मैं बोलने का कोशिश, समझाने का कोशिश किया, वह है, उसको, इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम लोग फूड आइटम्स के विषय में कितना सतर्क रहें। तो ओवर टू यू डॉक्टर मनीष। मनीष आजाद का थोड़ा सा परिचय वैष्णोई जी आपको देंगे। डॉक्टर वैष्णोई, यू कैन इंट्रोड्यूस मनीष जी। यस सर। सो हमारे बीच आज के वक्ता हैं डॉक्टर मनीष आज़ाद सर। डॉक्टर मनीष आज़ाद डिवाइन होम्योपैथिक क्लिनिक में सहायक चिकित्सक हैं। उन्हें उन्होंने रोगी प्रबंधन और ओपीडी मामलों में मदद की है। उन्होंने प्रत्येक सप्ताह 3 से 4 बार रिपोर्टरी की नियमित व्याख्यान दिए हैं, प्रस्तुतियां, कक्षा परीक्षण और नोट्स के साथ विश्वसनीय प्रगति रिपोर्ट का साथ भी उन्होंने दिया है। हम आपका स्वागत करते हैं सर। ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर वैष्णवी। क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब ऐसे जल्दी जल्दी में हो गया, तो इसलिए बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं बना होगा, बट आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आई थिंक आप सबको समझ में भी आएगा और मजा भी आएगा समझने में। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। मैं ऑलरेडी 10 मिनट लेट हूँ, तो इसलिए इंट्रोडक्शन और इन चीज़ों में ज़्यादा नहीं जाएंगे, हम सीधा टॉपिक में एंटर करते हैं। आज का टॉपिक है पिनोकियो सिंड्रोम। अब बेसिकली पिनोकियो सिंड्रोम नाम से ऐसा लगेगा कि हम किसी बहुत बड़ी बीमारी को डिस्कस करना चाह रहे हैं, ठीक है, बट एग्जैक्टली ऐसा हो नहीं रहा है। पिनोकियो सिंड्रोम इज अ बेसिक हैबिट है, एक छोटी सी, जहां पे लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, ठीक है, और ये झूठ बोल रहे हैं किसी ना किसी रीजन की वजह से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही होगा, पिनोकियो सिंड्रोम। सो पिनोकियो सिंड्रोम बेसिकली क्या है, एक आदत है जिसमें लोग झूठ बोलते हैं, ठीक है। ये कोई मेडिकल या साइकोलॉजिकल कंडीशन नहीं है, ठीक है। जैसे हम सिंड्रेला सिंड्रोम डिस्कस किए थे, तो सिंड्रेला वाज अ डिजीज, ठीक है। हम इससे पहले जो भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स डिस्कस करते थे वो भी डिजीज था। पिनोकियो सिंड्रोम एग्जैक्टली डिजीज नहीं है, पिनोकियो सिंड्रोम इज अ सिम्टम, ठीक है। जब हम मेडिकली या साइकोलॉजिकली चीज देख रहे हैं कि कोई कंपल्सिवली बार बार झूठ बोल रहा है, तो हम उस चीज को पिनोकियो सिंड्रोम में रख सकते हैं। पिनोकियो इज बेसिकली एक बहुत फेमस कैरेक्टर है कार्टून का, डिज्नी का, जिसमें उसकी जो नोज थी ना, वो जितनी बार झूठ बोलता था उतनी बार बढ़ती जाती थी, ठीक है। डिज्नी का एक कार्टून था जिसमें पिनोकियो एक कैरेक्टर था, वो जितनी बार झूठ बोलता जाता था ना, उसकी नाक उतनी और बड़ी होती जाती थी। तो उसी से बेसिकली ये डिसऑर्डर का जो नाम रखा गया है वो रखा गया है पिनोकियो सिंड्रोम। मेडिकल या साइकोलॉजिकल कंडीशन में अगर हम बात करें, तो पिनोकियो सिंड्रोम को यूजुअली स्यूडोलोजिया फैंटास्टिका के नाम से जाना जाता है, जिसको पैथोलॉजिकल लाइंग कहते हैं अगर हम सबसे नीचे देखें तो, और या फिर मंचाउसन सिंड्रोम कहा जाता है, जिसमें फैक्टिशियस डिसऑर्डर होता है। अब अगर हम इस लाइन पे आ ही चुके हैं, तो हम जल्दी से इसके रूब्रिक को डिस्कस कर लेते हैं। माइंड में अगर हम जाएंगे तो फेनिंग नाम से एक रूब्रिक मिलेगा। फेइंग टू बी सिक, FEIGN है वो वर्ड, ठीक है। फेनिंग टू बी सिक, फेनिंग टू बी डम्ब, फेनिंग टू बी डेफ, ऐसे करके रूब्रिक्स आते हैं बार बार। शंकरन सर की बुक को अगर हम पढ़ें, तो फेनिंग का जो रूब्रिक है, ये स्पाइडर ग्रुप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये माना जाता है कि अगर कोई फेन कर रहा है, मतलब झूठ बोल रहा है, बीमार होने का नाटक कर रहा है बार बार, या बोल रहा है कि मेरे पैर में दर्द है बट वाकई नहीं है, अंधा होने की एक्टिंग कर रहा है या बहरा होने की एक्टिंग कर रहा है, सो द वर्ड फेनिंग और द रूब्रिक फेनिंग स्पाइडर ग्रुप को बताता है, ठीक है। ज्यादातर स्पाइडर ग्रुप में देखा जाता है। इसके अलावा अगर आप इस रूब्रिक पे जाएंगे, झूठ बोलने के रूब्रिक पे, कि अगर कोई बीमार होने की एक्टिंग कर रहा है बार बार, तो उस फेनिंग के रूब्रिक में ज्यादातर वेरेट्रम एल्बम मिलेगी आपको, या पल्साटेला मिलेगा, ठीक है। और वरना फिर स्पाइडर के कुछ मेडिसिन मिलते हैं। टॉपिक पे वापस आते हैं। सो की एक्सपेक्ट क्या होगा पिनोकियो सिंड्रोम का? की एक्सपेक्ट क्या है कि एक पर्सन है जो हैबिचुअली और कंपल्सिवली बार बार झूठ बोल रहा है बिना किसी मोटिवेशन के या पर्सनल गेन के। यहाँ पे मतलब बार बार झूठ बोलना कंपलसरी है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई रीजन हो सकता है उसके बेसिस पे, लेकिन वो झूठ बोलेगा, कंपलसरी है उसका झूठ बोलना, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहीं पे कवर करते हैं। रिसर्च बोलती है कि जो लोग हैबिचुअली लाई करते हैं, इनका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो हमारा सेरिब्रम का हिस्सा है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये वाला हिस्सा जो है ना, इसमें एक्टिविटी ज्यादा होती है, ये हिस्सा थोड़ा सा बड़ा होता है। तो अब इसका ये मतलब नहीं कि हम कल से झूठ बोलना शुरू कर दें, बट इंक्रीज एक्टिविटी होती है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में। और ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एग्जैक्टली लिंक होता है डिसेप्शन से और डिसीजन मेकिंग से। तो आपका डिसीजन लेने की क्षमता ज्यादा बेटर होती है, और आप लोगों को आसानी से धोखा दे सकते हैं। तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बड़ा हो जाता है ऐसे लोगों में, या इनमें एक्टिविटी ज्यादा दिखाई देती है। कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं अगर कोई पिनोकियो सिंड्रोम से ग्रसित है? अगर कोई हैबिचुअल लायर है, अगर किसी को म्यूनैंशन सिंड्रोम है, तो उसमें एग्जैक्टली कॉज क्या क्या हो सकता है?
तो पहले हमने बहुत सारा पर्सनालिटी डिसऑर्डर पढ़ रखा है, तो यहीं पे मैं कुछ उनके नाम कर सकता हूँ। एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ऐसी पर्सनालिटीज जिनको झूठ बोलने की आदत हो ही चुकी होती है। एंटी सोशल हमने जैसा पढ़ा था टाइप बी में, कि एक ऐसी पर्सनालिटी है जो नॉर्मल नियम से नहीं चलती है, जिनको नियमों से प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल में समझा था किक मूवी का सलमान खान। तो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर वही हुआ, कि एक ऐसा पर्सन जिसको नियम नहीं मानना है, जो बेसिकली समाज के उल्टा चलेगा। ठीक है। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक ऐसा आदमी जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। तो अगर मैं सिर्फ मेरे बारे में सोच रहा हूँ, तो जहां मेरा झूठ बोलने से फायदा होगा वहां मैं झूठ बोल दूंगा। ठीक है। सो दैट्स वाई बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, नार्सिसिस्टिक या फिर एंटी सोशल, वो लोग जिन्होंने बचपन में बहुत सारा चाइल्डहुड ट्रॉमा या अब्यूज झेला है। ठीक है। जिन अब एक ऐसा घर इमेजिन कीजिए जहां पे आप झूठ बोल रहे हैं तो बच सकते हैं, वरना फिर अगर आपने बोल दिया कि हाँ आज मैं पूरे दिन नहीं पढ़ा, मैं खेलने गया था, तो फिर तुरंत बैट आता है या झाड़ू आता है हाथ में और आपकी सुताई कर दी जाती है, आप अच्छे से पिट जाते हैं। तो फिर ऑब्वियसली आपको ये चीज समझ में आएगी कि अगर मैं झूठ बोल दिया, पापा आ रहे हैं ऑफिस से और मैं झूठ बोल दिया कि हाँ पापा आज मैंने पढ़ाई की है, मैं अच्छा बच्चा हूँ, तो आप बच सकते हो। तो आपको धीरे धीरे ये हैबिट पड़ गई कि हाँ अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो झूठ मेरे फेवर में बच सकता है, मुझे बचाया जा सकता है झूठ से। सो दैट चाइल्डहुड ट्रॉमा और दैट चाइल्डहुड अब्यूज या फिर वो स्टिमुलेशन बार बार झूठ बोलने का आपको बचा रहा है, वो कहीं ना कहीं आपको इस डिजीज की तरफ धक्का देगा। न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हो सकते हैं जहां पे आप इम्पल्स कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और या फिर ऐसे लोग जिनको सेल्फ एस्टीम बहुत कम होता है, जिनको बार बार अटेंशन या एडमिरेशन की आदत हो चुकी होती है, ऐसे लोगों में भी पिनोकियो सिंड्रोम देखा जाता है या म्यूचेंसन सिंड्रोम देखा जाता है। दैट्स वाई यहाँ पे मेडिसिन मैंने रूब्रिक में बोला था पल्सैटिला है फेनिंग। पल्सैटिला क्यों? क्योंकि पल्सैटिला इज अ मेडिसिन जिसको नीड फॉर अटेंशन है, जिसका अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है। फॉस्फोरस इज अ मेडिसिन मेडिसिन जिसको एडमिरेशन कॉन्स्टेंटली चाहिए, जिसको हमेशा चाहिए कि मेरे चारों तरफ लोग हों, मेरे चारों तरफ दोस्त हों, मुझे तारीफ करें, मेरे को सुंदर बोले, मेरे को अच्छा बोले। सो दैट्स वाई ऐसी मेडिसिन में भी या ऐसे लोगों में भी पिनोकियो सिंड्रोम देखा जाए। मुझे लगता है मेरी स्पीड थोड़ी सी तेज हो रही है, तो अब थोड़ा धीरे धीरे चले। सिम्टम्स क्या क्या है? पिनोकियो सिंड्रोम, फर्स्ट सिम्टम क्रॉनिक लाइन, हमेशा झूठ बोलने की आदत। और क्रॉनिक है मतलब लंबे समय से झूठ बोल रहा है। ठीक है, इवन व्हेन अननेसेसरी, जब जरूरी नहीं है तब भी झूठ बोलेगा। ठीक है। तो पहला क्या हुआ कि झूठ बोलने की आदत, क्रॉनिक लाइन। सेकंड इज डिफिकल्टी डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन ट्रूथ एंड फिक्शन, सच क्या है और फिक्शन क्या है, इसके बीच में डिफरेंस करना मुश्किल है। ठीक है। सो ये हमारे लिए नहीं, ये पेशेंट के लिए, उसको सच में और फिक्शन में डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा। उसको लग रहा है कि हैरी पॉटर सच है, उसको लग रहा है कि वाकई एक जादुई दुनिया होती है। सो फॉर हिम फिक्शन इज ट्रूथ। ठीक है। और वो उन चीजों में अब्सॉर्ब हो सकता है। ठीक है। सो डिफिकल्टी इज डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन ट्रूथ एंड फिक्शन। नेक्स्ट इज इलेबोरेट एंड ड्रामेटिक स्टोरी टेलिंग। यहाँ पे लेकेसिस याद आ रही होगी लोगों को, क्योंकि ट्रूथ और फिक्शन के बीच में डिफरेंस भी नहीं हो रहा है, इलेबोरेट ड्रामेटिक स्टोरी टेलिंग हो रही है, तो लेकेसिस हो सकती है। ठीक है। तो एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी सुना रहा है और बहुत ड्रामेटिकली सुना रहा है। लाइज दैट सीम टू सर्व नो रियल पर्पस, ऐसे झूठ भी हो सकते हैं जिसका कोई रियल पर्पस नहीं है, बस झूठ बोले जा रहा है। ठीक है। एंड लास्ट इज लैक ऑफ गिल्ट और रिमोर्स फॉर डिसेप्शन। इसीलिए नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर और एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर यहाँ पे लिखे थे, बिकॉज इसको कोई गिल्ट नहीं है, इसको कोई रिमोर्स नहीं है धोखा देने का। ठीक है। लैक ऑफ गिल्ट और रिमोर्स फॉर डिसेप्शन। रिलेटेड डिसऑर्डर्स, पिनोकियो सिंड्रोम से रिलेटेड और कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं? ठीक है। हमने पहले डिस्कस किया था कि देर इज स्यूडोलोजिया फंटास्टिका। स्यूडोलोजिया फंटास्टिका क्या है? एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है जहां पे आप ये देखते हैं कि लोगों को कंपल्सिवली झूठ बोलना है। ठीक है। ऑफन बिलीविंग देयर ओन फैब्रिकेशंस, वो एक फैब्रिकेशन बनाते हैं और वो वही बोलते हैं। तो यहाँ पे हम डेल्यूजन वाले रूब्रिक ले सकते हैं। ठीक है। कि डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, या फिर डेल्यूजन कोई उसका पीछा कर रहा है, डेल्यूजन वो स्प्लिट हो चुका है दो पार्ट्स में, ये वाले डेल्यूजन हम यहाँ पे ले सकते हैं। क्योंकि वो जो फैब्रिकेशन आपको सुना रहा है वो उनपे बिलीव भी कर रहा है, ऑफन बिलीविंग देयर ओन फैब्रिकेशंस। सो यहाँ पे हमारा जो पूरा डेल्यूजन का बहुत बड़े मतलब नंबर में हमारे पास रूब्रिक्स हैं, सो वो यहाँ पे आ सकते हैं, सूडोलॉजिया फंटास्टिका में। सेकेंड इज मंचाउजन सिंड्रोम।
What is Munchausen syndrome? Is a person who is faking illness to receive medical attention. ऐसा पर्सन जो मेडिकल अटेंशन को सीख करने के लिए फेक कर रहा है अपनी इलनेस को। ठीक है, यहाँ पे कई बार ऐसे बच्चे आते हैं, क्लिनिक्स पे आते हैं, मैंने 2 केसेस देखे हैं, तो आई एम श्योर कि यहाँ मेरे से बहुत सारे सीनियर लोग बैठे हैं तो पक्का आते होंगे, जो जबरदस्ती ये बोल रहे हैं कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है स्कूल जाने से पहले, या मेरे पैर में दर्द हो रहा है और मैं चल रहा हूँ, तो वो जबरदस्ती लड़खड़ा के चलने की एक्टिंग भी करते हैं, एकदम स्पेसिफिकली टैरेंटुला जैसा। दैट्स वाई मैंने बोला था कि फेनिंग का जो रूब्रिक है वो स्पाइडर ग्रुप के लिए बड़ा फिक्स होता है। वो बिल्कुल ऐसे गोल गोल पैर चला के चलते हैं। और आप ऐसे पेशेंट्स में ना जरूर अपने क्लिनिक पे कैमरा लगा के देखना, वो अपने घर वालों के सामने बिल्कुल अलग तरीके से चल रहे होते हैं, और जब उनपे किसी की नजर नहीं होती है ना, तो वो बिल्कुल अलग तरीके से चल रहे होते हैं। तो आपको वो रूब्रिक में आपको वो जो डिफरेंस है ना वो दिखेगा, कि फेनिंग टू बी सिक जो रूब्रिक है वो आपको वहां दिखेगा मंचाउजन सिंड्रोम में, कि वो पेशेंट बिल्कुल एक्टिंग कर रहा है। ठीक है, ये चीज अब धीरे धीरे अपग्रेड होती है ना, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चों में चीज क्लियरली दिखता है, बट व्हेन दे गेट ऑफ 30 और व्हेन दे गेट ऑफ 35, अब वो एक्टिंग करते करते ना कहीं ब्रेन ने मान लिया है कि हाँ तुम वाकई बीमार हो। ठीक है, सो नाउ दैट गेट्स इनटू अ पर्सनालिटी डिसऑर्डर, तब वो शिजोइड में शिजोटिपल में कन्वर्ट हो जाएंगे, बट उससे पहले तक वो मंचाउजन सिंड्रोम में रहते हैं। एंड देन द लास्ट वन वुड बी डेल्यूजनल डिसऑर्डर। डेल्यूजन क्या है? एक फॉल्स बिलीफ है, एक परसिस्टेंस ऑफ बिलीफ है, डिस्पाइट एविडेंस है कि कॉन्ट्रेरी चल रहा है, एविडेंस है कि नहीं आप बीमार नहीं है, बट आपने मान रखा है, सो डेल्यूजनल डिसऑर्डर भी हो सकता है। आगे चलते हैं, इसके साथ में कुछ कहानियां लेके आया हूं आज, कुछ 5 फेमस लोगों की कहानियां जो वाकई मतलब समाज में फेमस ही इसी चीज के लिए है कि उन्होंने बहुत अच्छा झूठ बोला है। ठीक है, फर्स्ट इज फ्रैंक एबेगेनेल जूनियर। ठीक है, अगर किसी ने मूवी देखी है कैच मी इफ यू कैन, तो ये उनके हकीकत वाले इंसान की कहानी है। ठीक है, सो फ्रैंक एबेगेनेल जूनियर जो था वो क्या था एग्जैक्टली, एक मास्टर कॉन आर्टिस्ट था, एक बहुत बड़ा फ्रॉड था। ठीक है, इन्होंने सब कुछ इम्पर्सोनेट किया हुआ है। ठीक है, ये पायलट भी बनते थे लोगों के सामने, ये डॉक्टर भी बनते थे, ये लॉयर भी बनते थे, ये प्रोफेसर भी बनते थे, और रियल क्वालिफिकेशन इनमें से किसी चीज की नहीं थी इनके पास। ठीक है, सो ही वॉज अ वेरी फेमस कॉन आर्टिस्ट। जब फॉर्ड चेक इनको फॉर्ड चेक मिलते थे वर्थ मिलियंस ऑफ डॉलर्स, उनका डिसेप्शन बहुत साल तक चला, और लेटर एफबीआई ने वर्क किया उनके फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए। फेमस क्यों हुए? क्योंकि इनकी लाइफ बनी थी, इनकी लाइफ पे मूवी बनी थी कैच मी इफ यू कैन, एंड अ वेरी फेमस हीरो लियोनार्डो डिकैप्रियो उसमें हीरो बने थे। 2002 की ये मूवी है। एंड एक बहुत क्लासिक केस है, अगर आप कैच मी इफ यू कैन देखते हैं तो एक बहुत क्लासिक केस है पिनोकियो सिंड्रोम का। एक बहुत क्लासिक केस है इसका, एक सेकेंड, स्यूडोलोजिया फैंटास्टिका का, जहाँ पे वो बार बार उस मतलब उस झूठ बोलने को ना अपना सच्चाई मान चुका है। वो कहीं ना कहीं मान चुका है कि मैं एक लॉयर हूं, या मैं इतना अच्छा झूठ बोल सकता हूँ, और उसको वो धोखा देने में मजा आ रहा है। ठीक है, सेकेंड इज बेली गिब्सन। बेली गिब्सन कौन है? एक बहुत फेमस ऑस्ट्रेलियन वेलनेस इन्फ्लुएंसर। ठीक है, वेलनेस इन्फ्लुएंसर आजकल तो सभी लोग इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर हो जाते हैं, बट ये एक वेलनेस इन्फ्लुएंसर थी, और इन्होंने फॉल्सली क्लेम किया था कि इनको टर्मिनल ब्रेन कैंसर था, और ये नेचुरल रेमेडीज और डाइट से सरवाइव कर गए। ये इट इज समथिंग लाइक दैट, अभी किसी चीफ मिनिस्टर की वाइफ ने बोला है ना कि मैं हल्दी पी के कैंसर से बच गई, तो ये थोड़ा थोड़ा उस तरीके का है। ठीक है, कि दे क्लेम कि इन्होंने सरवाइव किया टर्मिनल ब्रेन कैंसर थ्रू नेचुरल रेमेडीज। एक बहुत लंबी मैसिव ऑनलाइन फॉलोइंग बना ली, एक बहुत अच्छा बेस्ट सेलिंग हेल्थ ऐप बेच लिया, एक बुक बेच ली, और डोनेटिंग चैरिटी मनी के बारे में भी बहुत सारा झूठ बोला। फेमस हुए, फिर उनका केस एक्सपोज हुआ, एंड डेंजर ऑफ हेल्थ मिस इन्फॉर्मेशन और फ्रॉड का फिर केस लगा उनके ऊपर। दिस इज बेली गिब्सन, ये ऑस्ट्रेलिया की बहुत फेमस वेलनेस इन्फ्लुएंसर थी। हम ये केसेस क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि आगे चल के हम इन पे फिर मेडिसिन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन देर इज फ्रेडिनांड वाल्डो डिमेरा। फ्रेडिनांड क्यों फेमस है? हिस्ट्रीज मोस्ट इनफेमस इम्पोस्टर। इन्होंने किया क्या है? इन्होंने बहुत लोगों की मल्टीपल आइडेंटिटी को चुराया है। ये बेसिकली एक्टिंग करते थे, अगर आप सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे मैंने भी अलग किया, ये एक्टिंग करते थे सर्जन होने का, मंक होने का, प्रिजन वार्डन होने का, टीचर होने का, और एक्चुअल ट्रेनिंग इनमें से किसी चीज की नहीं थी इनके पास। ठीक है, वुंडेड सोल्जर पे परफॉर्म की है सर्जरी एज अ फेक डॉक्टर रॉयल कैनेडियन नेवी में, और सक्सीड भी हो गए। ठीक है,
इनके लाइफ पे भी मूवी बनी 1961 द ग्रेट इम्पोस्टर, और इसमें टोनी कर्टिस हीरो थे। ठीक है, तो ये बेसिकली अगर हम ऐसे देख रहे हैं तो लाइफ में ऐसे बहुत सारे फेमस इंसिडेंसेस हैं जहां पे पिनोकियो सिंड्रोम आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है। एना सॉर्किन। एना सॉर्किन कौन? रशिया की कौन आर्टिस्ट हैं जिन्होंने प्रेटेंड किया था कि वो न्यूयॉर्क की बहुत फेमस वेल्दी सोशलाइट, स्कैम किया बैंक को, होटल्स को, और बहुत महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में खाती थी, अपने आप को बहुत फेमस एयरएस बताती थी। एयरएस मतलब आपके पास अच्छा खासा पैसा है, आप किसी राजघराने की बेटी हैं ऐसा। $60 मिलियन का इनके ऊपर ट्रस्ट फंड है, ऐसा इन्होंने बिलीव कराया था लोगों को, और लास्ट में इनको अरेस्ट किया गया। इनके ऊपर नेटफ्लिक्स की बहुत फेमस सीरीज बनी है एना नाम की, 2022 में रिलीज हुई। दिस इज लेटेस्ट वन। आज की लास्ट कहानी, एनरिक मार्को। एनरिक मार्को हॉलोकास्ट सर्वाइवर थे। ठीक है, इन्होंने फॉल्सली क्लेम किया कि ये हॉलोकास्ट सर्वाइवर थे ना। व्हाट इज अ हॉलोकास्ट? हॉलोकास्ट बेसिकली नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में होता था। ठीक है, इन्होंने झूठ बोला था। आप सेकंड पैराग्राफ पढ़िए। लाइड फॉर 30 years गिविंग स्पीचेस एंड राइटिंग बुक्स अबाउट सर्वाइविंग नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स। ये बोलते थे कि इन्होंने नाजी का कॉन्सेंट्रेशन कैंप में सर्वाइव किया है। अगर हम इस चीज को समझें, हिटलर ने जो नाजीज को मारने के लिए कैंप्स रखे थे और जहां पे उन कमरों में बंद करके उनको मार दिया जाता था, ये कहते हैं कि इन्होंने वो कैंप को सर्वाइव किया। बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ अ हॉलोकास्ट सर्वाइवर एसोसिएशन इन स्पेन अंटिल, जो इतिहासकार हैं बेनिटो बेरेमो, इन्होंने इनको एक्सपोज किया एज अ फ्रॉड, और ये बाद में फिर उस चीज के लिए मतलब इनके पे ऊपर फ्रॉड का केस लगा। ये फेमस क्यों है? क्योंकि इन्होंने विक्टिमहुड को फॉल्सली बताया, ये अपने आप को विक्टिम दिखा रहे थे। दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ पल्साटेला। एनरिक मार्को को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये बेसिकली अपने आप को बार बार कमजोर दिखा के और उसका अटेंशन सीख करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं पे जब हम शुरू वाले केस पे जाते हैं जो कि लेनार्डो डिकैप्रियो ने किया था, एक सेकेंड, हाँ, फ्रैंक एबिगनेल जूनियर पे अगर हम जाएं तो ये स्पाइडर का दिखाता है बहुत सिंपल, कि आपको अपनी आइडेंटिटी पे डाउट होने लगा, आप अपने आप को कुछ और ही समझने लगे, और आपने उसके चक्कर में बहुत सारे लोगों को पैसा लेके या चीजों पे धोखा दिया है। ठीक है, तो फ्रैंक एबिगनेल जूनियर का जो एग्जैक्टली था ना, ये तो किसी स्पाइडर ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक दिखता है। जबकि अगर हम एयरएस वाला केस देखें तो एयरएस में डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर दिखता है। ठीक है, कि आपको डेल्यूजन है कि आप बहुत पैसे वाले हैं और आप उस तरीके से लोगों को कॉन कर रहे हैं। तो थ्रू दीज केसेस में बेसिकली ये बताना चाहता था कि होम्योपैथी में अगर हम रूब्रिक्स में डेल्विन करें और अंदर तक घुसे तो हमें दिखता है कि कौन सा इंसान जो एक्टिंग कर रहा है, या अगर मूवीज से इनको मिलाएं तो ये कौन सी रेमेडी की तरफ जा सकता है। आगे आते हैं होम्योपैथिक पर्सपेक्टिव पे। कॉमन ट्रेड्स क्या हैं इन सभी लोगों में? ये जो सारे इतने बड़े झूठों के हमने पढ़ा पांचों को, इनमें कॉमन ट्रेड्स क्या है? फर्स्ट, कॉम्पल्सिव लाइंग विदाउट क्लियर नेसेसिटी। इनमें से किसी को जरूरी नहीं था झूठ बोलना, लेकिन इन्होंने झूठ बोला। ठीक है, ऑफनली ये जो झूठ था ये किसी नार्सिसिज्म की वजह से हो सकता है, ये किसी नीड फॉर अटेंशन की वजह से हो सकता है, चाहे फ्रॉड के लिए हो सकता है। ठीक है, लाइज बिकमिंग मोर एलैबोरेट ओवर टाइम। और ये जो झूठ है ये टाइम के साथ और बढ़ते जाएगा। ऑब्वियसली लोग कहते हैं ना कि झूठ के पांव नहीं होते हैं। आपको, आपने एक बार एक झूठ बोला है तो उसको बचाने के लिए दो बोलोगे और अब 100 बोलोगे। ठीक है, तो फिर वैसे ही होता गया। लास्टली पकड़े कैसे गए? जब इनके झूठ में बहुत सारे इनकंसिस्टेंसीज निकली, जब लोग इनको ध्यान से सुनने लगे तो उनको बहुत सारे लूपहोल्स दिखने लगे कि नहीं ये तो ऐसे था ही नहीं, या ये तो ऐसे हुआ ही नहीं। ठीक है, तो फिर आपको उसमें झूठ में दिखने लगा कि नहीं नहीं ये भी झूठ है, ये भी झूठ। ठीक है, आगे चलते हैं इनके मियाज्मेटिक अंडरस्टैंडिंग्स में। अगर हम मियाज से समझने की कोशिश करें कि ये जो झूठ बोलने की टेंडेंसी है ये कहाँ पे जा रही है। ठीक है, कोटेशन, ये जो मियाज्मेटिक अंडरस्टैंडिंग का पार्ट मैंने लिया है ये थोड़ा सा आरपी पटेल जो बुक है उससे मतलब उससे कंटेंट निकाल के लेने की कोशिश की है। सोरिक मियाज्म, अगर आप इमेजिनेशन से सेल्फ इम्पोर्टेंस में झूठ दिखाने, अगर आपका जो झूठ है वो इमेजिनेशन से निकल रहा है, वो फैंटेसी से निकल रहा है, या सेल्फ इंपॉर्टेंस को दिखाने के लिए निकल रहा है, जैसे एनाकार्डियम बोलता है या स्ट्रामोनियम बोलता है या इवन सल्फर बोलता है, बिकॉज सल्फर इज एन रूब्रिक माइंड थियोराइजिंग। सल्फर का एक बड़ा फेमस रूब्रिक है माइंड थियोराइजिंग या वैनिटी, एक्स्ट्रावैगेंस। तो ये बेसिकली कहाँ से आ रहा है? सोरिक मियाज्म से आ रहा है।
कि आपने इमेजिनेशन किया, आप फैंटेसी में हो, या आप सेल्फ इम्पोर्टेंस आपके में बढ़ गया है, तो आप सोरिक मियाज्म ऐसा झूठ बोलता है। लेकिन वहीं पे अगर साइकोटिक मियाज्म झूठ बोल रहा है तो साइकोटिक कैसा बोलेगा? अटेंशन सीकिंग बिहेवियर के लिए बोलेगा, या एग्जैजरेटेड झूठ बोलेगा, या मैन्युपुलेट करने के लिए झूठ बोलेगा। एग्जाम्पल अगर हम लेके चलें, हायोसाइमस हो सकता है, लेकेसिस हो सकता है, इवन पल्साटेला। ठीक है। और जब हम ट्यूबरकुलर में घुसते हैं तो पल्साटेला के साथ फॉस्फोरस भी आ जाता है, कि एग्जैजरेटेड झूठ आ जाता है, या अटेंशन सीकिंग बिहेवियर के लिए झूठ आ रहा है। सिफिलिटिक मियाज्म का जो झूठ होता है वो डिस्ट्रक्शन के थ्रू, एंटी सोशल बिहेवियर के थ्रू, या लैक ऑफ रिमोर्स के थ्रू झूठ आता है। ठीक है। जो हमने इसमें फर्स्ट में फ्रैंक एबिगनल जूनियर में देखा था। एग्जाम्पल क्या है? मेडोरिनम या टेरेंटुला हिस्पैनिका या मोर ऑफ द स्पाइडर रेमेडीज। ठीक है। तो वो सिफिलिटिक मियाज्म का झूठ उस तरीके का जाता है। अब आइए कुछ मेडिसिन को समझते हैं कि अगर हम झूठ बोलने के सिम्टम को पकड़ रहे हैं तो हम कौन कौन सी मेडिसिन को कंसिडर कर सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर पैथोलॉजिकल लाइंग। अगर हम पैथोलॉजिकल लाइंग को देख रहे हैं तो पहला वो रेमेडीज जो मैन्युपुलेटिव हैं या डिसेप्टिव हैं झूठ बोलने में। द फर्स्ट मेडिसिन वुड बी लेकेसिस म्यूटस। लेकेसिस क्यों? क्योंकि लेकेसिस एक ऐसी मेडिसिन है जिसको एक तो लोकेसिटी के रूब्रिक में सब जानते हैं कि लोकेशियस होती है, बहुत सारी बातें बताती है, एक जगह टिक के बात नहीं करता। आप जिस टॉपिक पे बात करेंगे कि भाई तेरा सर दर्द कैसा है, एंड ही वुड बी टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, कि मेरा सिर ऐसा था, मेरी आंख ऐसी थी, आज मेरी मम्मी ने ये बोला, आज मैंने खाने में ये खाया, वो सब कुछ बताएगा। ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम थोड़ा सा ग्रुप वाइज देखें कि बीइंग स्नेक रेमेडी कैसा होता है लेकेसिस। सो लेकेसिस इज अ कनिंग पर्सन। लेकेसिस मैनिपुलेटिव हो सकता है, लेकेसिस हाईली इंटेलिजेंट होता है, लेकेसिस टॉकेटिव होता है, झूठ बोलता है डोमिनेंस बनाने के लिए या फिर कॉन्सिक्वेंसेस को अवॉइड करने के लिए। मैक्सिमम जनता वैसे झूठ इसीलिए बोलती है कि कॉन्सिक्वेंसेस को अवॉइड कर सकें, लेकिन इनका झूठ का एक रीजन होता है कॉन्सिक्वेंसेस को अवॉइड करना। क्योंकि आप सांप वाले बिरादरी में हो, बिकॉज यू आर लेकेसिस म्यूटस, आप सस्पिशियस हैं, आप जेलस हैं, एंड ऑफन एग्जैजरेट्स रियलिटी। जो रियलिटी में हुआ है आप उससे ज्यादा उसको एग्जैजरेट करके बताएंगे। यहाँ पर अगर हम कुछ रूब्रिक्स देखें तो क्या आएंगे? माइंड लाइंग टेंडेंसी टू, माइंड लोकेसिटी चेंजिंग टॉपिक्स रैपिडली, एंड माइंड सस्पिशियस। ऑब्वियसली अगर हम स्नेक रेमेडीज की बात करें, लेकेसिस के बारे में चीजें सभी जानते हैं कि झूठ बोलने की आदत तो है, लोकेसिटी भर के है, और उसके अलावा सस्पिशियस होती हैं, चीजों को शक की निगाह से देखना होता है। ठीक है। सो दैट्स व्हाई लेकेसिस इज हियर। सेकेंड रेमेडी, अभी भी हम मैनिपुलेटिव और डिसेप्टिव लाइन पे ही है। ठीक है। सेकेंड रेमेडी हायोसाइमस नाइगर। डिसीटफुल होता है, टॉक्स एक्सेसिवली एंड एक्ट्स मिस्चीवियस। लेकिन अगर हम हायोस के थोड़ा सा माइंड में जाएं या सोल ऑफ रेमेडीज से हायोसाइमस को पढ़ें तो शंकरन सर बोलते हैं कि हायोसाइमस नाइगर बेसिकली ये सब चीजें किस चीज के लिए कर रहा है? अटेंशन के लिए कर रहा है। ठीक है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे थर्ड लाइन में लिखा है फियर ऑफ अबैंडनमेंट लाइज टू सीक अटेंशन। ये मैंने लाइंस को भी क्लियर कर दिया, जल्दी जल्दी में बना था तो इसलिए थोड़ी सी लाइंस आपस में मर्ज थी। थर्ड लाइन अगर हम पढ़ें, फियर ऑफ अबैंडनमेंट है एंड लाइज टू सीक अटेंशन। शंकरन सर सोल ऑफ रेमेडीज में लिखते हैं कि मार्बल वाइट का और हायोसाइमस नाइगर का जो बिहेवियर है वो काफी काफी एक जैसा है, क्योंकि दोनों को अटेंशन चाहिए। दोनों को चाहिए कि मेरे जो पापा हैं या मेरी जो मम्मी है या जो मेरा केयर टेकर हो मेरी तरफ ध्यान दे। मार्बल वाइट उस चीज के लिए बहुत सारे एंटिक्स करता है, दैट्स व्हाई एंटिक्स प्लेइंग में मार्बल वाइट मेंशन्ड है। और हायोसाइमस नाइगर के लिए है एक्ट्स मिस्चीवियस या जेस्टिंग का रूब्रिक आ जाता है, या इनडिसेंट बिहेवियर का रूब्रिक आने लगता है फिर। ठीक है। लाइज इम्पल्सिवली, ऑफन इनअप्रोप्रिएट और वल्गर स्पीच। ठीक है। दैट्स व्हाई हायोसाइमस नाइगर इज हियर। रूब्रिक्स देखेंगे तो फिर से वही है, माइंड लाइंग डिसीटफुल, माइंड सस्पिशन थिंक्स ही इज बीइंग वॉच्ड, एंड माइंड टॉकेटिव फुलिश टॉकिंग। आगे बढ़ते हैं। टैरेंटुला हिस्पैनिका। टैरेंटुला यहाँ पे क्यों है? बिकॉज मैं बार बार ये चीज मेंशन कर रहा हूँ कि स्पाइडर रूब्रिक को शंकरन सर ने, सिर्फ शंकरन सर नहीं वैसे तो सबने टैरेंटुला को मेंशन किया हुआ है। हम चाहे फाटक पोल्ट्री को ओपन करके देखेंगे, फेनिंग के रूब्रिक में टैरेंटुला सिंगल मेडिसिन मेंशन्ड है। ठीक है। सो टैरेंटुला इज हियर बिकॉज मास्टर मैनिपुलेटर, इमोशनली अनस्टेबल होता है। और अगर आप टैरेंटुला का म्यूजिक के प्रति रिएक्शन देखेंगे तो आपको डिफाइन होगा कि हाँ ये टैरेंटुला हो सकता है। ठीक है। बिकॉज वो जो वाइब्रेशंस टुवर्ड म्यूजिक होता है वो टैरेंटुला का बड़ा मार्क होता है। सो मास्टर मैनिपुलेटर है, इमोशनली अनस्टेबल होता है, अम्यूजमेंट के लिए झूठ बोलता है, यानी कि खुद के मजे के लिए झूठ बोल रहा है, या तो स्केप करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को, दैट्स व्हाई ड्यूटी एग्रावेशन। हाइपर एक्टिव है, रेस्टलेस है,
और मिस्चीवियस है। एक सेकेंड, अगर हम यहाँ पे रूब्रिक्स देखेंगे तो क्या आएगा? माइंड डिसीटफुल, माइंड हिस्टेरिया, माइंड कनिंग एंड माइंड प्लेइंग प्रैंक। प्लेइंग प्रैंक बेसिकली जेस्टिंग हो गया, ठीक है। सो माइंड डिसीटफुल, माइंड हिस्टेरिया, कनिंग बिहेवियर एंड प्लेज प्रैंक्स, दैट्स व्हाई टेरेंटुला हिस्पैनिका इज हियर। अब अगर हम ये समझें कि अब तक हम समझ रहे थे कि पैथोलॉजिकल लाइंग में अगर मैन्युपुलेटिव और डिसेप्टिव मेडिसिन को समझेंगे तो मैन्युपुलेशन और डिसेप्शन के हिसाब से हमने 3 मेडिसिन को समझा, दैट वाज लैकेसिस, दैट वाज हायोसाइमस एंड दैट वाज टेरेंटुला। अब अगर हम समझें कि किसी को डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोस है, ठीक है, और उसके बेसिस पे वो झूठ बोल रहा है, तो कौन कौन सी मेडिसिन हो सकती है? यहाँ पे सल्फर नहीं है, बट अगेन अगर हम थ्योराइजिंग समझें, अगर हम रूब्रिक वैनिटी देखें, अगर हम रूब्रिक एक्स्ट्रावेगेंस देखें, तो सल्फर मेंशन हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि सल्फर को डेल्यूजन ऑफ ग्रैंड और इवन रूब्रिक डेल्यूजन ग्रैंडियोसिटी भी देखेंगे तो सल्फर मेंशनड है, ठीक है। तो यहाँ तो सबसे पहले सल्फर होनी चाहिए, को भी समझ रहे, दैट्स वाई यहाँ पे एनाकार्डियम फर्स्ट लिखी हुई है। रेमेडीज फॉर डेल्यूजन, फर्स्ट मेडिसिन एनाकार्डियम ओरिएंटल, एनाकार्डियम, ठीक है। स्प्लिट पर्सनालिटी है, गुड वर्सेस इविल वाला पार्ट, सब ये चीज जानते हैं कि एक कंधे पे एक अच्छा एंजल बैठा है, एक कंधे पे एक बुरा एंजल बैठा है, एक बोल रहा है कुछ अच्छी चीजें करने को, एक बोल रहा है कुछ बुरा करने को, ठीक है। सो गुड वर्सेस इविल की लड़ाई चल रही है। लाइज ड्यू टू कंफ्यूजन, क्योंकि कंफ्यूजन ऑफ माइंड बार बार आप जितनी बार एनाकार्डियम के रूब्रिक्स को कंफ्यूजन, मतलब कंफ्यूजन के जितनी बार आप रूब्रिक्स को रडार में लेते जाएंगे, एनाकार्डियम जरूर मेंशन होगी। कंफ्यूजन ऑफ माइंड बहुत मतलब हार्डली प्रेजेंट होता है इसमें। फील्स कंट्रोल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, डेल्यूजन है कि एक्सटर्नल फोर्स मुझे कंट्रोल कर रहा है, मैं खुद के कंट्रोल में नहीं हूँ, ठीक है। सो दैट्स व्हाई एनाकार्डियम यहाँ पे है। इसके अलावा मॉरल क्लैरिटी नहीं है एंड क्रूअल हो जाता है कई बार। ये हम सब जानते हैं कि एनाकार्डियम मतलब वो बच्चे जो छोटे छोटे जानवरों को मार रहे हैं, हम उनमें एनाकार्डियम देते हैं, रीजन बीइंग कि क्लैरिटी नहीं है, मॉरल क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। उनको अच्छे और बुरे में बहुत डिफरेंस नहीं है, एनाकार्डियम को नहीं होता है। एनाकार्डियम को हर चीज मतलब जैसे बुरा करने में बड़ा मजा आ रहा होता है। सैडिज्म के रूब्रिक में अगर हम देखेंगे जो एडोन, तो सैडिस्टिक बिहेवियर में एनाकार्डियम मेंशन्ड है, क्योंकि मॉरल क्लैरिटी नहीं है, क्रूएल हो जाते हैं। रूब्रिक देखेंगे तो डेल्यूजन है, इनमें टू वेल्स का माइंड लाइंग टेंडेंसी टू, बार बार झूठ बोलने की आदत है, एंड इसके अलावा है माइंड लैक ऑफ मॉरल फीलिंग वांट ऑफ वाला जो रूब्रिक है, कि मॉरल फीलिंग नहीं है, आपको लोगों के प्रति सहानुभूति होना, लोगों के प्रति अच्छा बुरे में जो डिफरेंस होता है वो समझना, वो एनाकार्डियम के पास नहीं होता। एनाकार्डियम को क्योंकि कंफ्यूजन ऑफ माइंड है, क्योंकि थोड़ी सी सिफिलिटिक रेमेडी है, तो इसलिए ये वाला पार्ट होता है कि उसको अच्छे बुरे में बहुत समझ नहीं आ रहा होता है, वो बहुत कंफ्यूज्ड बिहेवियर करता है। स्ट्रामोनियम, वाई स्टामोनियम इज हियर? बिकॉज स्टामोनियम एक ऐसी मेडिसिन है जिसको बहुत सारे फियर्स हैं, बहुत सारे हेलुसिनेशंस हैं और बहुत सारे परसिक्यूशन के कॉम्प्लेक्सेस हैं। पैथोलॉजिकल लायर ड्यू टू फियर एंड डेल्यूजन्स, अपने डर की वजह से या अपने डेल्यूजन्स की वजह से झूठ बोल रही है, इसलिए मेडिसिन स्टामोनियम इज हियर। लाइज व्हेन अंडर एक्सट्रीम फियर, लाइज व्हेन अंडर हेलुसिनेशंस एंड लाइज ड्यू टू परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स, इसको ऐसा डर होता है कि लोग इसको मार रहे हैं या कोई इसका पीछा कर रहा है या कोई इसको मतलब जानबूझ करके इसको गलत बताया जा रहा है, तो उन सारे डर की वजह से या उन सारे डेल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस की वजह से जब झूठ बोलने वाला जो फियर है बार बार आ रहा है, सो दैट्स व्हाई स्ट्रामोनियम इज हियर। स्ट्रामोनियम के जो एपिसोड्स होते हैं, जो डर वाला एपिसोड होता है वो बहुत फियरफुल होता है, उसको बहुत इमेजिनरी फिगर्स दिखते हैं। आई रिमेम्बर एपिसोड ऑफ अ पेशेंट, अगर मैं यहाँ पे पेशेंट डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, तो एक क्लिनिक पे पेशेंट थी, एक लेडी थी, हु वाज अंडर दिस डेल्यूजन वाला अटैक आता था उसको बार बार, ठीक है। अ, अ, ये मेरे क्लिनिक पे वॉक इन करती है एंड हम लोग बातें कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन में है, नॉर्मल सिम्टम्स पे पूछ रहा हूँ मैं, फिजिकल जनरल्स तक पहुंचा था, स्टूल एंड यूरिन पे डिस्कशन हो रहा था। सडनली शी स्टार्टेड येलिंग टॉप ऑफ हर वॉइस कि मेरा जो बेटा है वो वहां से कूद रहा है, ठीक है। अब मेरे क्लिनिक में कोई बालकनी नहीं है जहां से छत से कोई कूदेगा, बट शी स्टार्ट सीइंग कि वहां पे मेरा बेटा है और वहां से कूद रहा है, ठीक है। अब फर्स्ट थिंग, अगर आप डेल्यूजन वाले पेशेंट को देख रहे हो तो आप डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि वहां कोई नहीं और कोई नहीं कूद रहा, ठीक है, क्योंकि जहां आप ये बोलना शुरू करेंगे वहां पे पेशेंट और ज्यादा गुस्से में आएगा या और ज्यादा पैनिक होगा और आपको धक्का मार सकता है चीजों। तो आप वहां पे उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे पहले कि हाँ ठीक है,
मैं उसको समझाता हूँ या मैं जा रहा हूँ उससे बात करने, ठीक है। तो ऐसी चीजें बोल के मेरे फादर ने उसको काम डाउन किया, एंड वी गेव हर स्टामोनियम फॉर दैट, बिकॉज उसका जो वो एपिसोड आता है, स्टामोनियम के जो वो एपिसोड आते हैं, वो बहुत वॉयलेंट होते हैं, बहुत फियरफुल होते हैं, और उसको इमेजिनरी फिगर्स दिख रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे हम रूब्रिक में लेंगे माइंड डेल्यूजन, सी घोस्ट, माइंड फियर ऑफ डार्कनेस, अलोन व्हेन, एक सेकेंड, ये रहा। एंड उसके अलावा सब जानते हैं स्टामोनियम को रिलीजियस मेनिया होता है, सो दैट्स माई माइंड मेनिया रिलीजियस। अब अगर कोई झूठ बोल रहा है इम्पल्सिव या अटेंशन सीकिंग बिहेवियर के लिए, ठीक है, तो फिर यहाँ पे कौन कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं, ठीक है। मैंने पहले बोला था फेनिंग के रूब्रिक में एक मेडिसिन वेरेट्रम एल्बम, सो दैट्स व्हाई वेरेट्रम इज आल्सो मेंशन्ड हियर। बट अगर आप किसी में अटेंशन सीकिंग बिहेवियर देख रहे हैं, एक जनरल जनता में देख रहे हैं, तो पल्साटिला और फॉस्फोरस भी सोचिए अपने दिमाग में, बिकॉज अटेंशन सीकिंग बिहेवियर अगर फ्रेंडशिप के थ्रू दिखा रहा है तो फॉस्फोरस भी हो सकता है, और अगर रो रो के दिखा रहा है तो पल्साटिला भी हो सकता है, ठीक है। बट हम वेरेट्रम को भी डिस्कस कर रहे हैं। रेमेडीज फॉर इम्पल्सिव एंड अटेंशन सीकिंग लाइन, वेरेट्रम एल्बम झूठ बोलता है बिकॉज एरोगेंस है, झूठ बोलता है बिकॉज सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ग्रैंडियोस हैं, डिल्यूजन्स हैं, और इंटाइटल्ड फील करता है खुद को दूसरों को धोखा देने का। उसको महसूस होता है कि हाँ वो उसको हक है, वो दूसरों को धोखा दे सकता है, ठीक है। ट्राइज टू इम्प्रेस अदर बाय हिज स्टोरीज, चाहता है कि दूसरों को इंप्रेस कर ले अपनी फैब्रिकेटेड स्टोरी से, अपने झूठ से दूसरों को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, दैट्स व्हाई वेरेट्रम एल्बम, ठीक है। माइंड डेल्यूजन्स थिंक ही इज अ प्रॉफिट, माइंड लाइंग टेंडेंसी टू, एंड माइंड रिलीजियस इंसैनिटी। जब हम शुरू शुरू में मटेरिया मेडिका पढ़ रहे होते हैं तो हम अच्छे से जानते हैं कि वेरेट्रम एल्बम को तीनों मेनिया होता है, रिलीजियस भी होता है, सेक्सुअल भी होता है, और एंगर वाला भी होता है, ठीक है। बट उसके अलावा अगर हम देखें तो वेरेट्रम एल्बम को एरोगेंस होता है, वेरेट्रम एल्बम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में होता है, एंड जहां पे वर्ड सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा वहां पे प्लैटिना जरूर आ जाएगी, सो द नेक्स्ट मेडिसिन वुड बी प्लैटिना। ग्रैंडियोस के डेल्यूजन्स होते हैं, इसके अलावा सल्फर को भी होते हैं, इसके अलावा प्लैटिना को भी होता है। एंटाइटल्ड फील करता है खुद को कि वो दूसरों को धोखा दे सकता है, और दूसरों को इंप्रेस करने के लिए झूठ बोलने की कोशिश करता है। इसके अलावा ये जो डेल्यूजन है वो यहाँ मेंशन्ड है वेरेट्रम एल्बम में। अगर आपको किसी में हिस्ट्री ऑफ डायरिया दिखे कि बार बार डायरिया होता था, पेशेंट बोलता है कि इस बच्चे को बचपन में बहुत डायरिया होता था, तो वहां तीन मेडिसिन आती हैं ज्यादातर, आर्सेनिक, ट्यूबरकुलिनम, सल्फर, बट उसके अलावा वेरेट्रम एल्बम भी मेंशन्ड है। अगर हम एडोनिस में आते हैं तो वेरेट्रम भी मेंशन्ड हो जाती है। उससे पहले तक अगर हम सिंथेसिस के पुराने वाले वर्जन पे रुके हुए हैं तो वहां पे तीन मेडिसिन मेंशन्ड होती हैं, आर्सेनिक, सल्फर एंड ट्यूबरकुलिन। नेक्स्ट मेडिसिन प्लैटिना। प्लैटिना क्यों झूठ बोल रहा है? क्योंकि प्लैटिना को एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। हमने उस एयरएस का पढ़ा जो रशियन एयरएस थी, जो ये बोलती थी कि वो न्यूयॉर्क की किसी राजकुमारी है, उसके ऊपर $60 मिलियन के फंड्स हैं उसके पास। सो वो जो झूठ बोल रही है वो क्या बनने के लिए बोल रही है? शायद प्लैटिना की तरह है, ठीक है। वो अपने आप को कहीं की राजकुमारी बता रही है, महारानी बता रही है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारा नार्सिसिज्म भरा हुआ है, और दूसरों को अपने आप के इंफीरियर फील करा रही है। अब अगर हम शंकरन सर को यहाँ पे पढ़ते हैं तो सोल ऑफ रेमेडीज में एक लाइन लिखी हुई है कि साइज का भी डिल्यूजन होता है। प्लैटिना को कई बार ऐसा लग रहा होता है जैसे वो रोड पे अगर चल रही है और उसके सामने से ट्रक आ रहा है तो उसको ऐसा लग सकता है कि ये ट्रक मुझसे छोटा है, मैं इस ट्रक से बड़ी हूँ। सो देयर इज अ डिल्यूजन ऑफ साइज ऑल्सो। उसको ऐसा लगता है कि वो ज्यादा बड़ी है, वो दुनिया से बड़ी है, बाकी सारी की सारी दुनिया छोटी है, ऐसा उसको फील होता है। सो दैट्स वाई प्लैटिना मतलब हर जगह पे सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में मेंशन हो जाती है। फील्स अदर आर इंफीरियर टू हर, लाइज टू एलिवेट स्टेटस, अपना स्टेटस बाकियों से बड़ा करने के लिए कुछ ऐसा बोलेगी, कुछ ऐसा बिहेवियर देगी, दैट्स व्हाई प्लैटिना इज मेंशन्ड हियर। प्लैटिना का नॉर्मल बिहेवियर दूसरों से डिटैच्ड होता है, कोल्ड एंड इमोशनली डिटैच्ड। इसके अलावा अगर हम कुछ जनरल सिम्टम्स की बात करें, सो ट्रैवलिंग के समय कॉन्स्टिपेशन होना, मेंसेस के समय पे सेक्सुअल डिजायर का इंक्रीज होना, ये प्लैटिना के बहुत नॉर्मल सिम्टम्स में से एक है। माइंड थिंक्स शी इज सुपीरियर एंड दैट्स व्हाई एरोगेंट हो जाती है। माइंड कॉन्टेम्प्ट ऑफ अदर्स, दूसरों को कॉन्टेम्प्ट करना बहुत नॉर्मल फील होता है। एंड माइंड में डिसीटफुल बिहेवियर प्लैटिना में बड़ा कॉमन है। इसके अलावा सेटेरियासिस हुआ, चाहे सुडोमी का रूब्रिक हुआ, चाहे निम्फोमेनिया का रूब्रिक हुआ, इन सब में प्लैटिना मेंशन्ड है, ठीक है। सेक्सुअल डिजायर इंक्रीज वगैरह के रूब्रिक्स में भी प्लैटिना बहुत इजीली मेंशन्ड है। तो इन सारी चीजों की वजह से प्लैटिना यहाँ पे मेंशन्ड है फॉर पिनोकियो सिंड्रोम। दैट वाज ऑल फॉर द डे आज का, क्योंकि सेशन बहुत छोटा रखा मैंने इसलिए क्योंकि मुझे ऑल ऑफ अ सडन बताया गया था। बट दैट वाज ऑल फॉर द डे, ये था हमारा पिनोकियो सिंड्रोम आज का। एंड थैंक यू वेरी मच। सर हैं यहाँ पे?
अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, किसी को कुछ जानना है, हम कोई और मेडिसिन डिस्कस करना चाहें तो कर सकते हैं। चैट बॉक्स में टाइप कर लीजिए, चैट बॉक्स में टाइप कर लीजिए। मनीष जी को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि मनीष जी इतने कम समय में ये पीपीटी को तैयार कर लिए। ये मनीष जी ही कर सकते हैं और इतना अच्छा टॉपिक लेकर के हम लोगों के सामने में आ जाए। बहुत लोगों ने शायद पिनोकियो सिंड्रोम को सुना नहीं होगा और इससे रिलेटेड जो सिंड्रोम है उसको, मनीष जी का जो भी लेक्चर पे प्रेजेंटेशन होता है तो वह साइकोलॉजी से ही रिलेटेड होता है। जैसे आपने पर्सनैलिटी टाइप्स की बात करी थी, तो ये भी एक पर्सनैलिटी टाइप का एक पार्ट है और इस पर इन्होंने काफी गहरा अध्ययन किया है मनीष जी। और हमको लगता है कि इनका पीएचडी का विषय, पीएचडी कर रहे हैं अभी, तो पीएचडी का विषय भी यही होगा शायद, है ना? पीएचडी का क्या हाँ टॉपिक सर, है? साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ही लेने का सोचा है हाँ, सर, अभी डीएसआर साइकोलॉजिकल भेजना है डिसऑर्डर मुझे। भी है, तो बहुत जी अच्छा सर। है मनीष जी, आपको इसमें बहुत अच्छा लगेगा। और लायर का जो बहुत अच्छा रूब्रिक्स, लायर, लायर और पिनोकियो, पिनोकियो क्या प्रोनाउंस करते हैं, मैं प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा, पिनोकियो सिंड्रोम। पिनोकियो सिंड्रोम। तो ये पिनोकियो सिंड्रोम, पिनोकियो और लायर, तो मैं भी थोड़ा सा परप्लेक्स हो गया ये पिनोकियो क्या है, क्योंकि मैं भी बहुत इस शब्द से काफी वाकिफ नहीं था। लेकिन मुझे फिर बात अचानक आया कि ऐसा होता है, इस तरह की बातें आती हैं। अब लायर का जो है, बहुत सारा एस्पेक्ट इन्होंने बताया। तो हमारे अंदर में जो रिपोर्टरी में जो रूब्रिक्स का लेने का जो प्रावधान है और रूब्रिक्स को समझने का प्रावधान है, तो उसको हम लोग अलग अलग ढंग से इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रिटेशन और हर एक रूब्रिक के अंदर में कुछ बहुत सारी दवाइयां दी गई हैं। अब हम लोग ये सोचते हैं उस दवाइयों को देख करके कि क्या ये लायर के अंदर में जितनी सारी दवाइयां हैं सब इसके बदले में यह दिया जा सकता है, दिमाग में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बदले में अगर ये नहीं है तो ये दे दो, ये नहीं है तो ये नहीं दे दो। इसलिए लायर को या कोई भी रूब्रिक्स को समझना हो, हम रिपर्टरी की भाषा, रिपर्टरी की तरफ से मैं बोल रहा हूँ, किसी भी रूब्रिक को समझना हो तो आपको निश्चित रूप से उस रूब्रिक्स के अंदर में उस दवा का जो बेसिक थीमेटिक है, जो कि अब आज इन्होंने प्रेजेंट किया है, उस थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग को समझने का कोशिश कीजिए, तभी जाकर के आपको दवा का बहुत ही ज्यादा महत्व में आ जाएगा, है ना? तो इसमें और दवा का जो जिक्र किया, मैं चाहूंगा कि कुछ और दवाओं को इसमें जोड़िए। जैसे कुछ लोग, हम एक लायर के विषय में एक बहुत अच्छा हम लोगों के अपने ही ग्रंथ में, महाभारत में जिक्र है कि भगवान कृष्ण भी झूठ बोले, है ना, बोलवाए, है ना? क्योंकि आपने सभी ने सुना होगा कि जब महाभारत की लड़ाई हो रही थी तो उस समय में अश्वत्थामा और इनके जो द्रोणाचार्य थे वो बड़ा भारी पड़ रहे थे पांडव लोग पर। तो उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए, उनका उत्साह कम को करने के लिए कृष्ण ने एक पॉलिटिकली मैनेज किया और वहां पर झूठ बुलवाया। किससे? जो सबसे ज्यादा सच बोलने वाले थे, है ना? कहा जाता है कि युधिष्ठिर नाम था ना शायद, तो यस सर। युधिष्ठिर, हाँ, युधिष्ठिर से उन्होंने बुलवाया कि बोलो कि उधर से अनाउंस हुआ कि अश्वत्थामा मारा गया, मारा गया। है ना? तब तो इधर से द्रोणाचार्य तो विश्वास करते थे युधिष्ठिर पर। उन्होंने पूछा युधिष्ठिर से, क्या यह सच है? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, नहीं, वो क्योंकि उनको झूठ नहीं बोलना था, वो सच बोलने के लिए माने जाते थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो अश्वत्थामा वह नहीं है, वो अश्वत्थामा नाम का एक हाथी मारा गया। तो एक ये पॉलिटिकली भी मैनिपुलेट करने के लिए बहुत सारे सच झूठ बोले जाते हैं। दूसरी बात मनीष जी, मैं एक बात और बताना चाहूंगा, यूट्यूब में जाइए और एक पॉलिटिकल न्यूज जो कि रियलिटी से बहुत ज्यादा अलग होता है ना, ऐसे प्रेजेंट किए जाते हैं, लगता है कि एकदम पूरा किसी वीडियो को तोड़ मरोड़ करके प्रेजेंट कराया जा रहा है। आज सभी को लोग, आप लोग देख रहे होंगे, अचानक निकलेगा कि ये हो गया, वो हो गया, लेकिन बात होती कुछ नहीं है, क्योंकि ये अट्रैक्शन के लिए, अटेंशन सीकर बिहेवियर,
और दूसरा है अटेंशन डाइवर्सन भी है, अपने आप को पॉपुलराइज करने की। ये सारी बातों की चर्चा मनीष जी ने किया है कि अपने आप को पॉपुलराइज करने के लिए, अपने पब्लिसिटी, अपने ये पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है झूठ बोलना, है ना। तो पॉलिटिशियंस के लिए क्या मनीष जी, हम लोग इस झूठ बोलने के लिए पॉलिटिशियंस को किस कैटेगरी में डालेंगे, मैं मनीष जी से पूछना चाहूंगा। सर एक रूब्रिक है डिसीटफुल बिहेवियर। कहा जाता है कि पॉलिटिशियन सच कम बोलते हैं, ज्यादा झूठ ही बोलते हैं। जैसे सर एक तो रूब्रिक आम है बात डिसीटफुल मानिएगा सब बिहेवियर, लोग, और मैं किसी विशेष व्यक्ति के ऊपर दे करके नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा लोगों का मान्यता है, उसको मैं बता रहा हूँ आपको। मनीष जी आप चलिए आगे। सर लायर एंड शार्लेटन करके एक रूब्रिक है, और एक रूब्रिक है डिसीटफुल बिहेवियर। मुझे लगता है दोनों को अगर हम रखें रडार में ना, तो हमें दिख जाएगा कि शायद क्या देना चाहिए फिर। हाँ, डिसीटफुल बिहेवियर भी तो अच्छा है, लेकिन ये डिसीटफुल मैंने धोखा देना हो जाता है ना। हाँ, तो धोखा देना तो यहाँ नहीं है, ये डिफेम करके अपने को प्रमोट करना चाहते हैं, है ना। इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, एक दो रूब्रिक्स आते हैं, जेलेसी और एनवी। हाँ, जेलेसी और एनवी, तो जेलेसी और एनवी में क्या अंतर होता है, कोई बता सके? जेलेसी और एनवी में, ईर्ष्या, हिंदी में तो हम लोग एक ही शब्द लेते हैं, ईर्ष्या, है ना। लेकिन जेलेसी कहते हैं, एक ओनिडा टीवी का बहुत अच्छा एडवर्टीजमेंट था, डू नॉट एनवी, ऐसे करके कुछ था कि आप बदला मत लो, उससे अपने आप को उससे बड़ा दिखलाओ, है ना। तो एनवी जो जेलेसी होता है, जील माने उत्साह से जुड़ा हुआ होता है। जेलेसी में कहते हैं कि अगर कोई आदमी बढ़ रहा है तो उसको छोटा नहीं करेंगे, उसको काटेंगे नहीं, उसके सामने में एक बड़ा लकीर, एक अपने आप को बड़ा पोज करेंगे, ये जील है। जील माने उत्साह से जुड़ा हुआ है। एनवी है, इसके अंदर में डिसाइटफुल बिहेवियर है ना। एनवी को हम लोग लेंगे डिसाइटफुल बिहेवियर, यानी कि वो आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको कम करने के लिए, अपने आप को आगे ले जाने के लिए, ये डिसाइटफुल है। सिंड्रेला सिंड्रोम में, सिंड्रेला का कहानी भी आपने सुना होगा, कैसे बेचारी को उसके माँ ने उसको, स्टेप मदर्स ने उसको प्रताड़ित किया था, लेकिन और उसको उसके जगह पर अपने लड़की को वो प्रपोज करना चाहती थी प्रिंस के साथ में। तो ऐसी सारी घटनाएं हम लोगों को इसलिए मैं सभी चिकित्सकों को कहता हूँ कि आप पढ़ा करो, रेगुलर पढ़ा करो। तो पढ़ोगे तो जैसे आप देखिए मनीष जी अभी कितने कम उम्र में इतने सारे मटेरियल्स इकट्ठा कर लिए हैं, जो कि हम लोग के लिए भी लगता है कि बहुत कम समय, इतना समय तैयार करने में काफी, और इतना जल्दी में मुझे लगता है कि हार्डली 2 घंटा लगा होगा। 2 घंटा भी शायद, कितना देर पहले मैं 4 बजे शायद आपसे बात किया था, 3 या 4 बजे, 5 बजे के आसपास। हाँ, तो उस समय में उतने देरी में इतना 20 स्लाइड का पीपीटी और एक नए टॉपिक्स के साथ में प्रेजेंट करना, ये इसको आप लोग क्या कहेंगे? इसको कहेंगे अपने सेशन के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने कर्म के प्रति इनके आस्था है, विश्वास है। और इसलिए, और मुझे भी विश्वास होता है कि मैं मनीष जी को बोलूंगा तो मुझे निराशा नहीं होगी। मैं खुद बोलने के चक्कर में नहीं रहता, क्योंकि मैं कुछ खुद अपने से स्वस्थ नहीं महसूस कर रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि मुझे अभी नहीं बोलना चाहिए, लेक्चर्स को अवॉइड कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा रहा है। कोई सवाल हम देख रहे हैं है कि नहीं है? एनी क्वेश्चंस? नो चैट बॉक्स, वेरी नाइस, ओनली वेरी नाइस तक है, आगे का कोई सवाल नहीं है। एंड वी हैव स्टिल डॉक्टर दीपमाला जी कुछ कहना चाह रही हैं क्या? डॉक्टर दीपमाला जी आप कुछ कहेंगे सर, मैं कोई क्वेश्चन? हाँ सर, ये सर मैं बोल रही हूँ, आप मनीष जी ने बताया, फिर सच बता रही, मैंने पहले इस सिंड्रोम के बारे में सुना, लेकिन फर्स्ट टाइम सुनी, तो मुझे तो ये लग रहा है ना कि ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है, या स्ट्रेस और एंजाइटी से भी हो सकता है, या फिर अपने इमोशनल डिस्टर्ब, या फिर लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग भी अपना कह सकते पीपीटी को हैं, हटा लीजिए हो सकता है। हाँ हाँ, आप ठीक है।
हाँ हाँ, बोलिए आप दीपमाला जी। जी दीपमाला जी, आप कंटिन्यू कीजिए। बताया कि जितना मैंने सुना उतना मैं कर रही हूँ कि ये मे बी ड्यू टू लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस या स्ट्रेस और एंजाइटी। देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस आप सही कह रही हैं। देखिए, हम लोग किसी चीज को हम लोग कहते हैं ना कि जो पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी कई एक चीजों को मिला करके ही देखा देखा जा सकता है। पर्सनैलिटी में एक चीज को लेकर के अगर चलेंगे तो पर्सनैलिटी को आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। पर्सनैलिटी कई एक चीज को मिला करके देखने के बाद में समझ में आ जाता है। और इसलिए आप जिस एंगल से देखेंगे और जो चीज सामने में आपका आ गया, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जो चीज सामने में आ गया वो उसको जोड़ करके देखेंगे तो आपको पर्सनैलिटी की बात समझ में आ जाती है। तो ये और उस तरह का पर्सनैलिटी बनता है। लेकिन एक जनरल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पर्सनैलिटी जो कि डॉक्टर मनीष जी ने आपको डिफरेंट टाइप्स का, ये सारे चीज जो है सो आपको एक दृष्टिकोण को बताता है। हालांकि जब पर्सनैलिटी की बात करते हैं, व्यक्तित्व की बात करते हैं, तो हर एक व्यक्ति, हम लोग होम्योपैथी में मानते हैं कि हर एक व्यक्ति अपने आप में अनूठा होता है, उसका कोई डुप्लीकेट नहीं होता है। तो इस अनूठेपन को में अगर हम कहें कि एक ग्रुप में समाहित करने का, ग्रुप में देखने का कोशिश करेंगे तो हम लोगों को उसको समझ में कम आएगा। इसीलिए एज ए होम्योपैथ आपका नजरिया क्या होना चाहिए? एज ए इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। और दीपमाला जी, आप जो बोल रही थी तो उसको मैं ये कहूंगा कि आप जिस नजरिए से देख करके उसमें, लेकिन अपना नजरिया को एक रिलेट करने का कोशिश कीजिए, उसके साथ में जोड़ने का कोशिश कीजिए, तब जा करके आपको इसकी बात बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। क्योंकि रूब्रिक्स को डिफाइन करना, रूब्रिक्स बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है, और रूब्रिक्स के अंदर में बहुत सारी बातें छिपी हुई होती हैं, और उसको छिपे हुए के साथ में उस दवा के साथ में जोड़ करके देखने का कोशिश करना पड़ेगा। जैसे आप लायर के अंदर में आप देख रहे हो कि लैकेसिस, एंड लैकेसिस इज ए वेरी सेंसिटिव पर्सनैलिटी, बहुत ही सेंसिटिव पर्सनैलिटी। तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि लैकेसिस झूठ ही बोलेगा खाली? नहीं, लैकेसिस बहुत ज्यादा ईमानदार भी होता है, बहुत ज्यादा कॉन्सेंटिशियस भी होता है, बहुत ही एक दयालु भी होता है, और बहुत क्रूएल भी होता है। तो इस नजरिए से देखिए कि क्यों ऐसा है। इसलिए पर्सनैलिटी डिजॉर्डर्स को समझने के लिए उस व्यक्ति के इंडिविजुअल पर्सनैलिटी स्टेप्स को समझने का कोशिश हम लोगों को करना चाहिए। तो मनीष जी, सर जैसे मैं इसी से बिल्कुल अग्री करता हूँ। यस सर। सर मैं हाँ बोलिए सर। हम सीपिया पे डिस्कशन कर देते हैं तो सीपिया को लोग हमेशा, सर आवाज आ रही है हाँ मेरी? आवाज आ रही है, ठीक है। ठीक है सर। सर तो मैं कह रहा था कि जैसे हम सीपिया पे ये चीज पढ़ते हैं कि सीपिया हमेशा दुखी रहती है या सीपिया को हमेशा इनडिफरेंस रहता है, बट कभी कभी हम ऐसे भी देखेंगे कि सीपिया इसी तरीके से आती है हमारे सामने कि बिल्कुल हंस रही है, बिल्कुल मुस्कुरा रही है और ऐसे बिहेवियर कर रही है कि जैसे घर में कोई प्रॉब्लम चल ही नहीं रही है, और उसको देख के ऐसा लगता है कि हमारे सामने शायद बेलाडोना बैठा है। बट जब हम उस चीज में थोड़ा सा और डेल्व डाउन करते हैं या देखते हैं कि हमें कंपटीशन भी दिख रहा है, हमें अपने करियर के प्रति रुझान दिख रहा है, हमें उसका बिहेवियर दिख रहा है कि नहीं उसके लाइफ में दुख रहा है, तो वो जो जैसे शंकरन सर लिखते हैं ना कि कौन सी चीज कहाँ से निकल के एक पूरे जर्नी के थ्रू कैसे जा रही है, वो अगर हम पूरी जर्नी समझेंगे तो शायद हमें समझ में आएगा कि हाँ सीपिया का पड़ाव एक जगह आता है जहाँ पे वो इंडिफरेंस शो करती है, बट उससे पहले एक पड़ाव है जहाँ पे वो बहुत खुश भी है, जहाँ वो दूसरों के प्रति प्यार भी दिखा रही है, जहाँ पे उसको अपने करियर के प्रति वो प्यार है। या लेकेसिस की अगर हम बात करें तो लेकेसिस एक टाइम पे बेनोवेलेंस भी है, लेकेसिस में एक टाइम पे वो भी है कि हाँ मतलब मैं दूसरों से प्यार कर सकती हूँ या मुझे मेरी लाइफ में ये चीज चाहिए। वो लेटर ऑन फिर वो होता है कि नहीं, जब वो चीज बार बार नहीं मिलती है तब वो फिर जैसे जैसे होता है ना, हम सांप को पकड़ लेते हैं, बिल्कुल छूने जाएंगे तब वो फन उठाएगा, तो फिर वो वैसा वाला पार्ट तब आता है। उससे पहले तक तो यही रहता है कि हाँ मैं दूसरों के साथ अच्छे से रहना चाहती हूँ, घुल मिल के रहना चाहती हूँ। बहुत अच्छा आपने कहा मनीष जी। पूरे एक रूब्रिक को के लिए पूरे कहानी के साथ में जीवन के रूप में शैली में देखना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा मनीष जी, आपने आज आए यहाँ पर, हम लोगों का बहुत अच्छा
बहुत ही नया ज्ञानवर्धक टॉपिक आपने प्रेजेंट किया है। हम लोगों का समय मनीष जी, आप अपना व्हाट्सएप नंबर टाइप कर दीजिए, तारिक जी आपसे पूछना चाह रहे हैं। टाइप कर दीजिए, तो तारिक जी आप व्हाट्सएप चैट बॉक्स में लिख लेंगे। दूसरा चीज, मैं अब हम लोगों का सेशन समाप्त हो गया है। हम लोग इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मनीष जी को धन्यवाद के साथ में, और हम लोग इंग्लिश सेशन की ओर में चलते हैं। एंड टुडेज इंग्लिश सेशन इज will be the host will be the Dr. Saji Kudiyat, our Vice President of the IFPH Forum, and he will be taking over the session. And Dr. Dhanesh is also present, but I think host will be the Dr. Saji Kudiyat. So over to you, Dr. Saji. You can start your session now, sir. Are you there? सर धनेश जी ने हैंड रेज किया है। Dhanesh ji, yes, Dhanesh ji. Yeah, Dr. Dhanesh will proceed, Dr. Sahani sir. Okay. Oh, so why you are quitting, sir? Yeah. Dr. Dhanesh has a little difficulty in reaching home, so he doubts whether he will be able to come in time. You are just a substitute for Dr. Dhanesh. No problem, sir. No problem. Okay, So, Dr. Dhanesh will proceed. Over to you, Dr. Dhanesh. Okay. I am making the post now. Okay. Dr. Dhanesh, just wait for a minute. I am finding out your name. Yeah. Dr. Dhanesh, now you are the host.